हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे क्लास 11 के फिज़िक्स के पूरे सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में हमारे टोटल कितने यूनिट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं और किस किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करेंगे। क्योंकि सिलेबस बहुत ब्रॉड है तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पता होना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि उस हिसाब से पढ़ने में आसानी होती है कोर्स को स्टार्ट करने से पहले। तो आप सब लोग अपने अपनी कॉपीज़ और पेन लेके बैठे और इस पूरे सिलेबस को नोट कर लें अपने कॉपी के फ्रंट पेज में, ताकि उससे बार बार देखने में आसानी होगी और चीज़ों को समझने में भी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इस पहले यूनिट का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। और इसमें टोटल 2 चैप्टर्स हैं। पहले चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरे चैप्टर का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अगर पहले चैप्टर की हम बात करें तो पहला चैप्टर पूरा का पूरा हमारा थ्योरी बेस्ड है। जैसे देखिए, इसमें फिजिक्स के बारे में बताया है, फिजिक्स में कितने लॉज हैं इनके बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। तो ये थियोरेटिकल बेस्ड चैप्टर है, वो छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है। सेकेंड चैप्टर पे आते हैं। सेकेंड चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर में थोड़ा न्यूमेरिकल का वेटेज आ जाता है। अब इसमें क्या होगा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यूनिट एंड मेजरमेंट है। मेजरमेंट यानी कि मेज़र करने के कितने कितने इंस्ट्रूमेंट हमको यूज़ करने हैं। लैब में भी वो चीज़ें आएंगी, जैसे आप देख सकते हैं लेंथ को मेज़र करना, मास को मेज़र करना एंड टाइम मेज़रमेंट। इन 3 चीज़ों का मेज़रमेंट इस चैप्टर में इससे रिलेटेड है और उनके इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। जैसे कि लैब में आपने देखा होगा वर्नियर कैलिपर्स, स्क्रू गेज, ये सारे के सारे इस चैप्टर से ही रिलेटेड हैं। ठीक, अब आते हैं हमारे सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जैसा कि आपने देखा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, ये 2 चैप्टर इसमें भी हैं। तो चैप्टर नंबर 3 क्या है, ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि इसमें कंपटीशन में सिलेबस चैप्टर का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये चैप्टर आपने थोड़ा बहुत क्लास 9th में अगर याद आए तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था उससे भी बहुत सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। तो जैसा कि आप इसमें देखिए, इसमें है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये कुछ ग्राफ्स इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इस चीज़ को आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। ये जो यहाँ पर बना हुआ है पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आप देखिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है एक। ठीक, बाकी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। ये कुछ टॉपिक्स इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, कैलकुलस, वो भी इसमें यूज़ होगा। तो इसमें हम वो भी पहले उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कैलकुलस नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर को नहीं समझ सकते हम। इसमें देखिए डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, इस चीज़ को आप हाईलाइट करके अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, पहले इसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद ही इस चैप्टर के बेसिक्स समझ में आएंगे। इसके बाद चैप्टर 4 पर आते हैं। देखिए चैप्टर 4 है मोशन इन अ प्लेन। अब मोशन इन अ प्लेन का मतलब होता है कि 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल, 1D आप जानते हैं, 2D आप जानते हैं, ये 3 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशन मोशन में अब ये देखिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपको याद आए तो आप क्लास 9 में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा। तो डिस्टेंस को हम कहते हैं कि वो हमारी डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब उसका थोड़ा सा ये पोर्शन यहाँ पर वास्ट है। अब वेक्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है, इन वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में, और पूरा का पूरा ये वेक्टर एल्जेब्रा, ठीक है, वेक्टर एल्जेब्रा से ही रिलेटेड है ये पूरा चैप्टर। तो इसको आप नोट करेंगे। और इसमें जो अगर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो रिलेटिव वेलोसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। रिलेटिव वेलोसिटी आप नोट कर लें इसे। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर हमारा लॉज ऑफ मोशन। ये भी कंपटीशन पॉइंट से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, IIT JEE में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये भी आपका क्लास 9 से बिल्कुल मैच करेगा। क्लास 9 के बहुत सारे बेसिक चीज़ें इसमें मिलेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर हम देखें मोमेंटम, अगर आपको याद हो क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम के बारे में, न्यूटन्स लॉ के बारे में आपने पढ़ा होगा।
न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, वो सारी चीज़ें इसमें मिलेंगी। उसी का ब्रॉड वर्जन यहाँ पर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, देखिए ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है और थोड़ा सा ब्रॉड है। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर 6 पे, वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर में क्या है, देखिए इसमें वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर भी क्लास 9 में आपने देखा था, वर्क वाला चैप्टर जो था बिल्कुल वही है यहाँ पर भी। अब यहाँ पर क्या होगा कि अब इसमें ये वेरिएबल फोर्स, ये एक टॉपिक और थोड़ा ऐड हो जाता है और ये थोड़ा सा ब्रॉड करता है इस चैप्टर को, क्योंकि इसमें फिर से वो कैलकुलस हमें यूज़ करना पड़ेगा जो हमने पहले बताया पहले यूनिट में। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स का पार्ट है, पहले उसको भी क्लियर करेंगे। देन आफ्टर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बचती हैं, देखिए फिर आप देख सकते हैं ये लास्ट में लाइन लिखी हुई है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ये कोलिजन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये पूरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, तो इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लें अपने कॉपी में, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, देन चैप्टर नंबर 7। अब ये चैप्टर इज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11। बहुत ही ज़्यादा टफ है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्डअप इसमें बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी जब पढ़ाया जाएगा आपको इस चैप्टर के बारे में। देखिए इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या होंगे, कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं उसको हम नोट कर लेंगे। पहले आप देखिए सेंटर ऑफ मास, ये आपको दिख रहा है सेंटर ऑफ मास, ठीक, इसको आप इंपॉर्टेंट करेंगे। सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे के सारे एप्लीकेशंस हैं इस चैप्टर में। सेंटर ऑफ मास के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी इसमें ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पहला हमने बताया सेंटर ऑफ मास, दूसरा हमने बताया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके बाद आते हैं ग्रेविटेशन। देखिए चैप्टर भी आपको अगर याद आ रहा हो तो क्लास 9 में था ग्रेविटेशन चैप्टर, उसी से मिलता जुलता है ये भी है, बहुत सारी चीज़ें उसकी मिलती है, बस यहाँ पर उनके एप्लीकेशंस और बढ़ेंगे। जैसे ग्रेविटी में, ग्रेविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगी, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगी, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए ये एल्टीट्यूड एंड डेप्थ, यानी कि डेप्थ जब हम ग्राउंड के ज़मीन के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, इसके साथ ही हाइट के साथ जब हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे चेंज होगी, वो कुछ फैक्टर्स हैं, उन्हीं का डेरिवेशन है इस चैप्टर में। सेकेंड चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन हम देखेंगे यहाँ पर, साथ ही ऑर्बिटल वेलोसिटी और कुछ सैटेलाइट्स के बारे में है, ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ये दो तीन टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कॉपी में अपने। तो यहाँ तक ये हमारा वॉल्यूम 1 जो आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो वॉल्यूम 1 में ग्रेविटेशन तक पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, पूरा ग्रेविटेशन टॉपिक वॉल्यूम 1 में है। इसके बाद हम वॉल्यूम 2 में एंटर करते हैं। वॉल्यूम 2 में देखेंगे तो शुरुआत के 2-3 चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे हैं और इजी भी हैं, आराम से हो जाते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं उनमें। देखिए चैप्टर नंबर 9 प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, यहाँ से ये वॉल्यूम 2 स्टार्ट होता है, वॉल्यूम 2 यहाँ से प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर से। और इसमें से सबसे पहला चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। पहला चैप्टर है सॉलिड के बारे में, दूसरा चैप्टर है फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड यानी कोई भी चीज़ जो फ्लो कर सके, जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, मोस्टली वाटर के बारे में है इस चैप्टर में, फ्लूइड से रिलेटेड सारा का सारा। अब सॉलिड वाले चैप्टर में जितनी भी सॉलिड की चीज़ें हैं उनकी सब प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग एक सॉलिड है, स्प्रिंग को अगर खींचा जाए या दबाया जाए तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस होंगी, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी चेंज होंगी, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिए यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, ये 4 टॉपिक ही हैं इस चैप्टर में, बहुत छोटा सा चैप्टर है और ये चारों टॉपिक, इनसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, न्यूमेरिकल काफ़ी बनते हैं। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड पॉइजन रेशियो, इसको आप नोट कर लें। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10
मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड। अब ये जो चैप्टर है हमारा, ये चैप्टर बहुत ही बड़ा है, और इसमें काफ़ी थ्योरी भी है, काफ़ी न्यूमेरिकल भी है और काफ़ी कॉन्सेप्ट भी है। तो ये भी इसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पर्पस से। ठीक है, कंपटीशन पर्पस से ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे कि फ्लूइड स्टैटिक्स। अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक्स का मतलब है अगर फ्लूइड रुका हुआ है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो पहला जैसे पास्कल लॉ आपको दिख रहा है, पास्कल लॉ उसी से रिलेटेड है। फिर एक इसमें दूसरा पार्ट आएगा फ्लूइड इन मोशन। अगर फ्लूइड मोशन में है, या उसे हम कह सकते हैं फ्लूइड डायनामिक्स। यहाँ से जो पार्ट स्टार्ट हो रहा है ये फ्लूइड डायनामिक्स का पार्ट है, यानी अगर फ्लूइड जब मोशन में है तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा डायनामिक्स के अंडर में आएगा। देखिए स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें, ये सब डायनामिक्स का पार्ट है, डायनामिक्स। और ऊपर वाला जो हमने बताया ये स्टैटिक्स का पार्ट है, स्टैटिक्स। तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, चैप्टर नंबर 11वां चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्म का मतलब होता है हीट, यानी हीट से रिलेटेड है ये वाला चैप्टर। और इसके बाद वाला जो चैप्टर है, यानी कि आप देखिए थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर नंबर 12। ये दोनों चैप्टर 11 और चैप्टर 12 दोनों हीट से रिलेटेड हैं। और ये चैप्टर का जो वेटेज है ये केमिस्ट्री से भी आपको मिलता जुलता। आपको ये जो थर्मोडायनामिक्स चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, यह बिल्कुल सेम टू सेम केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। जो केमिस्ट्री में समझ में आ गया तो फिजिक्स में भी आराम से समझ में आएगा इसे। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स हम बता दें थर्मल प्रॉपर्टीज़ में। इसमें सबसे पहले तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देखिए ये टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बनते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से। दूसरा है लेटेंट हीट, ये एक टॉपिक है, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। और फिर तीसरा टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट होता है वो ये हीट और ट्रांसफ़र का मोड होता है, यानी हीट कितने तरीके से ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो 3 मेथड होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इन 3 मेथड से हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये थ्योरी का पार्ट है, मोस्टली इसमें थ्योरी है, तो आसान है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। तो ये बाकी थर्मोडायनामिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम नोट करवा दें आपको। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैक्सिमम क्वेश्चन जो इस चैप्टर से बनेंगे वो इसी टॉपिक से बनेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो सेकंड पार्ट इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है वो है इंजन्स के बारे में पढ़ना, कितने टाइप के इंजन होते हैं। तो आपको दिख रहा है एक हीट इंजन और दूसरा है एक ये रेफ्रिजरेटर, जो आम बोलचाल में जिसे हम लोग फ्रिज भी कहते हैं घर पे, वो है रेफ्रिजरेटर। तो ये 2 टॉपिक्स इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, हीट इंजन, रेफ्रिजरेटर। इसको भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज करके। ठीक, फिर है चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थ्योरी। देखिए ये चैप्टर भी आपका केमिस्ट्री ओरिएंटेड है, इसमें केमिस्ट्री का ही ज़्यादा पोर्शन मिलेगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, नाम से ही समझ में आ रहा है, यानी कि इसमें पूरी की पूरी गैस की थ्योरीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी ये यूज़ होगा, फिजिक्स के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये नहीं है। कुछ टॉपिक्स इसमें हम देख लें तो आप इसमें आप नोट कर लेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, यहाँ लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ, एक टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभार इससे कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं इसमें। दूसरी बात है कि ये थ्योरी है पूरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के एजम्पशंस क्या क्या हैं, इससे भी क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। एजम्पशंस है 4-5 पॉइंट्स इसमें एजम्पशन के तौर पर है कि जब हम गैस की थ्योरी पढ़ते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमको एज्यूम करनी पड़ती हैं, माननी पड़ती हैं चीज़ें। सेकेंड लास्ट चैप्टर है ऑसिलेशंस और लास्ट चैप्टर है वेव। ये दोनों चैप्टर आपस में एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड हैं,
किसी भी एक को छोड़ेंगे तो दूसरा काम नहीं चलेगा, दोनों को साथ में ही पढ़ना पड़ता है। ऑसिलेशन एंड वेव्स लगभग 50-50% दोनों एक दूसरे का मैच करता है। और इन दोनों चैप्टर का अगर हम एवरेज देखें जो, तो एक ही टॉपिक वो सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट है, वो है देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM शॉर्टकट में बोलते हैं। और ये कंपटीशन पर्सपेक्टिव से भी वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको आप नोट कर लेंगे, कॉपी में हाईलाइट कर लेंगे। इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सिंपल हार्मोनिक मोशन पे। सारा का सारा इस चैप्टर में इसी से रिलेटेड है सब कुछ। जैसे आपको याद होगा, देखा होगा आपने, पेंडुलम जो होता है हमारी वॉल क्लॉक में, तो उस वॉल क्लॉक का जो मोशन होता है पेंडुलम का, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होता है। यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा सिंपल पेंडुलम, ठीक है, सिंपल पेंडुलम दिख रहा है, यही चीज़ है। SHM को परफॉर्म करता है, एक मोशन का एक प्रकार है, टाइप है। बाकी सारा वेव थोड़ा बहुत आपने क्लास 9 में भी पढ़ा होगा कि वेव क्या होती है। और उसी वेव से रिलेटेड जैसे आपने पढ़ा होगा कि एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, टाइप्स ऑफ वेव, साउंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा, तो उसमें आपको याद होगा कि साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो इस चैप्टर 15 में वेव्स के बारे में पढ़ना है और उनका डेरिवेशंस है, उनके मोशंस को हमको डिराइव करना है, उनके मोशंस के जो जनरल एक्सप्रेशन है उनको डिराइव करना है। जैसे ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है, आपको दिख रहा है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। बाकी इसमें एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है लास्ट में, हाँ ये आपको दिखेगा, देखिए डॉपलर इफेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। डॉपलर्स इफेक्ट, इसको आप नोट कर लेंगे। क्वेश्चंस आने की सबसे ज़्यादा चांस इस चैप्टर से इसी से होता है, डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट में क्या है कि बस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो किस तरह से वेरी करती है। जब साउंड का जो सोर्स है, जहाँ से साउंड निकल रहा है, जब वो सुनने वाले के पास यानी ऑब्जर्वर की तरफ आता है, या उसे दूर जाता है, या जो सोर्स है वो उसकी तरफ आता है, या वो उससे दूर जाता है, यानी आप कह सकते हैं कि जो साउंड है, जो साउंड क्रिएट करने वाला जो सोर्स है, और उस साउंड को जो सुनने वाला ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में जो मोशन हो रहा है, उस मोशन से साउंड की फ्रीक्वेंसी पे क्या असर पड़ेगा, उस चीज़ को डॉपलर ने एक्सप्लेन किया था, और उसी के डेरिवेशंस हैं, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो दैट्स ऑल, यही सब है आपका इस पूरा कंप्लीट सिलेबस। तो आप देख लें, नोट कर लें कॉपी में। बाकी नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 1 के ऊपर अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।